हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो ट्रांसलेशन का ही कंटिन्यूशन में पार्ट है। इसके पहले के जो वीडियोस थे उसमें हमने किस तरीके से अनुवाद में किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और हमें लकार के हिसाब से कैसे वाक्य को ट्रांसलेट किया जा सकता है, जो छोटे छोटे वाक्य थे वो हमने एग्जाम्पल करके देखे थे। आज के वीडियो में हम अनुवाद के सामान्य नियम, इसका क्या मतलब हुआ अनुवाद के सामान्य नियम का, कि अभी तक तो हमने सिंपल एक कर्ता है, उसके साथ में एक सिंपल एक क्रिया है, एक ही लकार था तो उसमें हमने बना लिया एक टेंस का एक वाक्य सिंपल सा बनाना सीखा। वाक्य में किन किन चीज़ों को क्या क्या बोलते हैं, कि पुरुष क्या होते हैं, क्रिया क्या होती है, वो सब भी देख लिया। अब बात हम करते हैं उन वाक्यों के लिए जिस वाक्य में एक से ज़्यादा कर्ता है और वो डिफरेंट पर्सन के हैं, मतलब एक ही वाक्य में उत्तम पुरुष भी है, मध्यम पुरुष भी है और अन्य पुरुष भी है। तब हमें कैसे क्रिया का चयन करना है, कैसे वो वाक्य का ट्रांसलेशन करा जाएगा, उसके संबंधित नियम यहाँ पे दिए हुए हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है, इन नियम को आपको पता होना चाहिए, तभी हम सही तरीके से वाक्य का ट्रांसलेशन कर पाएंगे। ये वाक्य बिल्कुल आप दिमाग में रखिए कि वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार सिलेक्ट की जाती है, मतलब क्रिया का जो फॉर्म सिलेक्ट होना है वो टोटली डिपेंड करता है कि कर्ता क्या है, किस बेस पे, क्योंकि क्रिया के जब हम रूप याद करते हैं तो उसमें दो ही चीज़ हैं, एक तो पद हो गया आत्मनेपद परस्मैपद और उसके बाद वो पुरुष और वचन, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष और एक वचन, द्विवचन, बहु। इसके अलावा तीसरी वो कोई और बात होती नहीं है क्रिया में। उन दोनों पैरामीटर से ही क्रिया का सिलेक्शन होना है। तो उसमें पुरुष दिया ही हुआ है, मतलब कि सब्जेक्ट दिया ही हुआ है। अब सब्जेक्ट एक है, दो है कि तीन है, उसके लिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया हुआ है। तो मतलब कुल मिला के क्रिया का सिलेक्शन कर्ता के अलावा किसी और बेस पे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके फॉर्म में और किसी चीज़ का इंक्लूड ही नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 1। यदि किसी वाक्य में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के कर्ता एक साथ चा के द्वारा जुड़े हों तो उनकी सम्मिलित क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार होगी और क्रिया का वचन कर्ताओं की संख्या के अनुसार होगा। यह नियम क्या बोल रहा है कि यदि किसी वाक्य में तीनों पुरुष का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब उस वाक्य में उत्तम पुरुष भी है, मध्यम पुरुष भी है और अन्य पुरुष भी है, तो अब एक जनरल सा क्वेश्चन अराइज होगा कि ऐसी स्थिति में हम क्रिया का कौन सा रूप लेंगे, क्या उत्तम पुरुष के हिसाब से लेंगे या मध्यम पुरुष के हिसाब से लेंगे या अन्य पुरुष के हिसाब से लेंगे। इसके पहले हमने देखा था कि वाक्य में एक कर्ता था, उत्तम पुरुष का है तो उत्तम पुरुष के हिसाब से क्रिया हो गई, मध्यम का है तो मध्यम और अन्य है तो अन्य के हिसाब से क्रिया का हमने चयन कर लिया। बट यहाँ पर जब तीनों ही पुरुष प्रेजेंट है या सब्जेक्ट प्रेजेंट है या कर्ता प्रेजेंट है, तब क्रिया किस तरीके से बनेगी। तो उसका सिंपल नियम है कि जब तीनों पर्सन या सब्जेक्ट प्रेजेंट हो एक ही वाक्य में तो क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार चलेगी, उत्तम पुरुष के हिसाब से ही उसका रूप बनेगा। ठीक है, अब ये तो अंडरस्टूड हो गया कि जब उसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष तीनों कर्ता है तो कर्ता बहुवचन तो हो ही गया, तो वहाँ पर उसका बहुवचन का रूप प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, क्या दिया उदाहरण में, वह, तुम और मैं यहाँ पर खड़े हैं। वह, तुम और मैं, तो कर्ता, इसकी कंडीशन क्या है, और ये तीनों और के साथ जुड़े हुए, और मतलब एंड, मतलब संस्कृत में क्या बोलते हैं उसको, चा। जब हमने चा के साथ जुड़ा तो मतलब वह और तुम और मैं, तीन लोग हो गए। जब हम चा मतलब एंड का यूज़ करते हैं तो एंड मतलब क्या हो रहा है, एडिंग कर रहा है ना, तो जुड़ के तीन हो गए वो। तो जब भी कर्ता और के साथ जुड़े हुए हों तो वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा और क्रिया जो है उत्तम पुरुष क्या है, मैं है यहाँ पर, वह अन्य पुरुष हो गया, तुम मध्यम पुरुष हो गया और मैं यहाँ पर उत्तम पुरुष हो गया, तो उसी के हिसाब से क्रिया चलेगी। खड़े होने को बोलते हैं तिष्ठ, उसका जो रूप चला बहुवचन का तो क्या बोला, उत्तम पुरुष का जो तिष्ठ के रूप चलेंगे वो है तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः, तो बहुवचन का है तिष्ठामः। तो सह, त्वम, अहम च अत्र तिष्ठामः, यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, ये जो यहाँ वहाँ, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, वो आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें सारे छोटे छोटे जो ये इस टाइप के वर्ड्स हैं उनके मीनिंग लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से ये वाला नियम हो जाता है। मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल सी नियम है। एक वाक्य में यदि तीनों पर्सन या तीनों पुरुष आ जाते हैं तो क्रिया का जो सिलेक्शन ऑफ द वर्ब है या सिलेक्शन ऑफ द क्रिया का फॉर्म है वो उत्तम पुरुष के अनुसार होगा, मतलब उत्तम पुरुष में जो क्रिया का रूप आएगा वही रूप हम यहाँ पर लिखेंगे, बाकी और कोई भी पर्सन से हमें कोई लेना देना नहीं है वाक्य में। दूसरा नियम है, क्या नियम है दूसरा, यदि वाक्य में कर्ता मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है
तो वहाँ पर उत्तम पुरुष के अनुसार क्रिया होगी। तो ये वाला वाक्य क्या कह रहा है कि अब यहाँ पर सब्जेक्ट सिर्फ 2 ही बता रहा है। क्या बोल रहे हैं कि यदि कर्ता सिर्फ मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ही, अन्य पुरुष नहीं है उसमें, लेकिन मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष है, तब क्रिया कैसे चलेगी? तब भी क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार ही चलेगी। इसका उदाहरण क्या है वाक्य में? तुम और हम भोजन पचाते हैं। भोजन पचाते हैं या भोजन पकाते हैं एक ही बात होती है। तुम मतलब तुम, हम मतलब अहम, चा भोजनम पचावा। तो अब पचावा यहाँ क्यों आया? यहाँ पे तो महा आया था, देखिए महा आया था। क्यों आया था? क्योंकि बहुवचन का रूप था। तिष्ठामी तिष्ठावह तिष्ठामह। अब यहाँ पे पचावा है, क्यों? क्योंकि ये द्विवचन का रूप, पचामी पचावह पचामह। तो पचामह नहीं आएगा क्योंकि 2 ही कर्ता है, एक तुम और एक हम, तो इसीलिए नहीं आया। अब 2 कर्ता के लिए द्विवचन का रूप आना चाहिए, तो पचावा यहाँ पर आया है। तो इस नियम में क्या बताया है कि यदि कर्ता 2 हैं तो उसमें यदि कर्ता में उत्तम पुरुष इन्वॉल्व होता है तो क्रिया उत्तम पुरुष के हिसाब से चलेगी। अब दूसरा बताया है कि यदि वाक्य में एक कर्ता उत्तम पुरुष और दूसरा कर्ता अन्य पुरुष हो तब क्रिया कैसे चलेगी? तब भी क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार ही चलेगी। मतलब एक वाक्य, अभी इसके पहले वाक्य में देखा कि मध्यम पुरुष के साथ में उत्तम पुरुष था, अब उत्तम पुरुष के साथ में अन्य पुरुष है, तो क्रिया किसके हिसाब से चलेगी? तब भी उत्तम पुरुष के अनुसार ही चलेगी। तो यहाँ पर देखिए, राम और मैं चलते हैं या जा रहे हैं, तो कैसे बना वाक्य? राम का बना रामः और मैं का बना वयम या अहम, मैं को हमने हम, सॉरी यहाँ पर वयम लिख गया, अहम है, राम और अहम च गच्छामः। गच्छामः क्यों आया? अच्छा वाह, तो राम और हम की वजह से यहाँ पर हमने बहुवचन ले लिया था। सिंपल है, राम और मैं चलते हैं तो रामः अहम च गच्छावः। गच्छावः क्या है? द्विवचन का रूप है और अहम का बनेगा क्योंकि अहम उत्तम पुरुष है। यहाँ पर राम अन्य पुरुष है, राम और मैं चलते हैं तो रामः अहम च गच्छावः। नेक्स्ट जो नियम है वो क्या बोलता है? यदि वाक्य में एक कर्ता मध्यम पुरुष हो, दूसरा अन्य पुरुष हो, तो उनकी सम्मिलित क्रिया मध्यम पुरुष के अनुसार होगी। अब यहाँ पर उत्तम पुरुष है ही नहीं। अभी तक के जो भी वाक्य देखे हमने वो उत्तम पुरुष के हिसाब से हैं। कि आप दिमाग में ये चीज़ रख लीजिए, किसी भी वाक्य में यदि उत्तम पुरुष कर्ता के रूप में प्रेजेंट है, यदि सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन इन्वॉल्व है इंग्लिश के अनुसार, मैं जैसे शब्द आए हैं वहाँ पर, मैं, हम दोनों, हम सब, इस टाइप के शब्द आए हैं वहाँ पर, तो आपको बिना सोचे समझे क्रिया का जो सिलेक्शन है वो उत्तम पुरुष के हिसाब से करना है। इसमें नो कन्फ्यूजन, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक। अब यदि हम बात करें कि वाक्य में उत्तम पुरुष है ही नहीं, सिर्फ अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष है, तो क्रिया का चयन किस बेस पे होगा? तो क्रिया मध्यम पुरुष के हिसाब से चलेगी। तब मध्यम पुरुष के हिसाब से चलेगी कब? जब उत्तम पुरुष है ही नहीं। तो राम और तुम जाते हो तो रामः त्वं च गच्छतः, तो जो मध्यम पुरुष के रूप में क्या? गच्छसि गच्छता गच्छत, तो द्विवचन का गच्छता। बहुवचन होता तो गच्छत हो जाता है यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट वाक्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के नियम में वाक्यों के शुद्ध शुद्ध में आ जाता है। इसके पहले जितने भी हमने नियम पढ़े वो और से सारे कर्ता जुड़े हुए हैं। मतलब अगर 3 या 4 कर्ता है तो उनके बीच में और का प्रयोग है, मतलब ऑप्शन नहीं है, एडिंग है वहाँ पर, ठीक है। मैं और तुम और, मतलब सब लोग चलने या सब लोग करने, किसी भी चीज़ को जो भी एक्शन हो रहा है उसमें सब लोग इन्वॉल्व है। इसीलिए संस्कृत में उनको चा से जोड़ा, हिंदी में हमने वाक्य में और लिखा है। लेकिन ये वाला नियम क्या बोल रहा है? यदि किसी वाक्य में भिन्न भिन्न पुरुषों के कर्ता चा शब्द से ना जोड़कर वा शब्द से जुड़े हों तो उस वाक्य में क्रिया के जो पुरुष और वचन है वो अंतिम कर्ता के अनुसार होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हिंदी में कोई वाक्य लिखा हुआ है और उसमें जितने भी कर्ता हैं वो या से जुड़े हुए हैं, या इंग्लिश में कोई वाक्य लिखा हुआ और वहाँ पर और लिखा हुआ है, और, ओ आर, और, ठीक, तो क्या हो गया? जैसे राम और श्याम, सो राम या श्याम में से कोई एक, नॉट दोनों, ठीक। लेकिन जब हम बोले राम और श्याम तो राम और श्याम दोनों, द्विवचन हो गया वहां पर। लेकिन राम और श्याम में क्या हो रहा है? राम और श्याम में किसी एक की बात हो रही है। तो जब वा से जुड़ते हैं तो वो जो पुरुष है और वचन है वो किसके अनुसार हो रहा है? अंतिम के हिसाब से। तो वाक्य में जो भी अंत में लिखा हो, वो उत्तम पुरुष लिखा हो तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष लिखा हो तो मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष लिखा हो तो अन्य पुरुष, जो भी पुरुष अंतिम वाक्य में लिखा हो उसके हिसाब से क्रिया का चयन होता है। तो वाक्य क्या है? तुम, वे सब या हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कर्ता तुम मध्यम पुरुष का कर्ता है, वे सब अन्य पुरुष बहुवचन का कर्ता है,
या हम दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता है। लास्ट में जो कर्ता लिखा, और देखिए यहाँ पर या लगा हुआ है, ठीक है, और नहीं लगा हुआ है। हिंदी में या लगा हुआ है, इसका मतलब है संस्कृत में यहाँ पर वा लगाना पड़ेगा। तो हम दोनों क्या हो गया, उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप हो गया। तो क्रिया जो चलेगी वो उत्तम पुरुष द्विवचन के हिसाब से चलेगी, सिंपल। यदि हमने यहाँ पर वे सब लिख दिया होता हम दोनों की जगह पर, तो क्रिया चलती अन्य पुरुष बहुवचन के हिसाब से। यदि तुम लिखा होता है यहाँ पर, तो क्रिया चलती मध्यम पुरुष एक वचन के साथ, ठीक। तो त्वम, ते, त्वम, तुम का त्वम, ते बहुवचन, सह तौ ते से ते आया, आवाम, अहम, आवाम द्विवचन, वा पुस्तकम, पठावा, पठामी, पठावा, पठामा। तो हम दोनों हैं, इसीलिए यहाँ पर द्विवचन का रूप आया। अब यहाँ पे बिल्कुल नहीं सोचना है कि इसमें तो कर्ता बहुत सारे हैं तो बहुवचन आना चाहिए, नहीं आएगा बहुवचन। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे और का ऑप्शन है, या का ऑप्शन है, तो कर्ता एक ही हो गया कुल मिला के। अब कर्ता कौन सा एक चूज हुआ? वो चूज हुआ हम दोनों। क्यों चूज हुआ? क्योंकि अंतिम जो कर्ता है उसी के हिसाब से चीज़ होगी। तो अंतिम में कर्ता द्विवचन का है, अंतिम में कर्ता बहुवचन का होता तो यहाँ बहुवचन की क्रिया आती, अंतिम में कर्ता एक वचन का होता तो यहाँ पे एक वचन का रूप आता क्रिया का। तो ये बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए इस चीज़ का कि कर्ता और से जुड़े हुए हैं या से जुड़े हुए हैं। अगर और से जुड़े हुए हैं तो नियम कुछ और है, और अगर या से जुड़े हुए हैं तो नियम कुछ और है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, छोटा सा शब्द है बस, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो गलत हो जाता है। नेक्स्ट है कर्ता यदि चा से जुड़े हों तो कर्ता की संख्या के अनुसार वचन होगा क्रिया का। यदि कर्ता वा से जुड़े हों तो क्रिया एक वचन अंतिम कर्ता के अनुसार होगी। ये उसी का ब्रीफ है जो मैं अभी बता रही थी आपको। नेक्स्ट है रूल नंबर, क्रिया का पुरुष उत्तम, मध्यम या अन्य पुरुष एवं वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कर्ता के अनुसार होता है। लिंग भेद का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कर्ता की संख्या वाक्य में जितनी है उसी के अनुसार क्रिया का वचन होगा। यदि वाक्य में भूतकाल की क्रिया है और यदि लंग लकार के रूप नहीं है तो लट लकार की क्रिया के अंत में इसमें शब्द जोड़कर प्रयोग करते हैं। तो ये ऊपर के जो नियम है वो तो वही जो हमने अभी इसके पहले आपको बताए, एक लाइन में लिखे हुए हैं कि क्रिया उस कर्ता के अनुसार चलती है। जितनी कर्ता की संख्या है उसी के हिसाब से क्रिया का वचन डिसाइड होगा। जो क्रिया पुरुष का जो वचन जो कर्ता का पुरुष है उसी के हिसाब से क्रिया का पुरुष होता है। ये वाला वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि वाक्य में भूतकाल की क्रिया है और यदि किसी के लंग लकार के रूप नहीं है, याद नहीं, तो हम लट लकार की क्रिया के अंत में इसमें शब्द जोड़कर भी भूतकाल बना सकते हैं। देखिए ये वाक्य है, वे शहर में रहते थे, तो क्या बनेगा? वे शहर में रहते थे। रहना जो है वो निवास बोलते हैं उसको संस्कृत में। तो उन्होंने क्या कहा? वे जो है वो अन्य पुरुष बहुवचन करते, नगरे निवसंती, इतना तो हो गया, ये रहते हैं का वाक्य बनाया। लेकिन जैसे ही आपने इसमें जोड़ दिया, इसमें आधा सारमा, तो ये थे हो जाता है, ठीक है। ये भूतकाल की बात हो जाती है। इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यदि लट लकार के रूप आपको याद है, अगर आप इसमें जोड़ दें, लेकिन ये आपको ग्रामेटिकली पता हो कि इस तरीके से होगा, तभी ऐसे हर जगह करेंगे नहीं, कहाँ कहाँ होगा, कैसे कैसे होगा, प्रैक्टिस से पता चलेगा। तो इस तरीके का एक नियम है। ये नियम क्यों बताया है आपको कि आपको यदि करेक्ट ऑफ द सेंटेंस आए करने के लिए, तो आपको ये इसमें से समझ जाना है कि ये भूतकाल का वाक्य बन गया, ठीक है। आप यहाँ क्रिया का रूप देखोगे निवसंती और पीछे इसमें देखोगे लगे हुए, तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाक्य तो भूतकाल का है लेकिन इसमें इसका रूप क्यों आया है। तो इसके रूप के साथ में यदि हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये भूतकाल का रूप बन जाता है, ठीक। दूसरा क्या है वाक्य का नियम? अव्यय शब्द जब वाक्य में आते हैं तब उनका कोई रूप वचन नहीं होता है, ना ही उनके आगे विसर्ग लगता है। तो ये तो सभी को पता है कि अव्यय जो शब्द हैं उनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। तो यदि हिंदी वाक्य में अव्यय आया है, अव्यय बहुत प्रकार के होते हैं, जब हमने अव्यय का टॉपिक पढ़ाया था आप उसमें देख सकते हैं। तो अगर वो शब्द लिखा है तो उसको वैसे ही का वैसा हमें ट्रांसलेशन में लिखना है। उसमें हमें कई लोग क्या करते हैं बच्चे कि अब कोई रूप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो विसर्ग के आगे अव्यय के आगे विसर्ग ही लगा देते हैं, बिना मतलब का ही विसर्ग लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे बिना सोचे समझे। ऐसा नहीं करना है, गलती। नेक्स्ट है जब वाक्य में विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो विशेषण शब्द के रूप विशेष्य के लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार प्रयोग होते हैं। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट नियम है कि जहां पर वाक्य में विशेषण एडजेक्टिव का यूज हो जाता है तो विशेषण शब्द के रूप आप कैसे चलाओगे? कैसे चलाएंगे हम? विशेष्य के लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार चलेंगे। विशेष्य क्या होगा भाई? जिसकी विशेषता बता रहे हैं उसे विशेष्य बोलते हैं, ठीक है। तो जो रूप विशेष्य का है वही विशेषण का भी होगा। सिंपल क्या है? राम सुंदर लड़का है, तो अब जो सुंदरता है वो किसकी बताई है?
राम की बताई है, ठीक है। अब राम के जो रूप बनेंगे वही सुंदर के रूप बनेंगे, दैट्स इट। अब राम का जो रूप बनेगा क्या बनेगा, एक वचन प्रथमा विभक्ति रामः, तो सुंदर का भी सुंदर होता। अगर यहाँ पे दो राम होता तो सुंदर होता, रामा होता तो सुंदरा होता, सिंपल। जो जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसका रूप होगा, वही उसकी जो विशेषता के लिए शब्द प्रयोग हुआ उसका भी रूप बनेगा। बाल का अस्ति, लड़का के लिए बालक बोलते हैं, अस्ति के लिए। तो विशेषण में अगर विशेषण वाक्य में आया है, किसी भी रूप में आया हो विशेषण, कलर के रूप में आया हो, रूप जो आपका अपीयरेंस है, सुंदरता, उसके रूप में आया हो, किसी भी रूप में आया हो, टेस्ट के रूप में आया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि विशेषण का प्रयोग कैसे करना है। दूसरा है यदि विशेषण में तुलना की जाती है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स बता रही हूँ मैं आपको, और मैंने सभी बुक्स में से कलेक्ट करके आपके लिए कंपाइल करके लिखे हैं कि आप एक जगह लिख लो इनको और इनको अच्छे से याद करके रखो, जिससे में प्रॉब्लम नहीं हो। यदि विशेषण में तुलना की जाती है तो वहाँ विशेषण में तरह और तमह का प्रयोग करते हैं। इनकी मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी आपको। एवं कर्ता के कारक के अनुसार शब्दरूप बनेगा। तो जब विशेषण में तुलना की जा रही है, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वह उससे अच्छा है, तो गुड, बेटर, बेस्ट का यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वैसे ही संस्कृत में तरह और तमह, इन दो समों का, जैसे सुंदर, सुंदरतम, सुंदरतर, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सुंदर, उससे ज़्यादा सुंदर, उससे ज़्यादा सुंदर, ठीक है। तो कैसे बनेंगे इसके रूप, नूतन सीता से अधिक चतुर है, नूतन सीता से अधिक चतुर है। तो अब क्या लिखा है वाक्य में, तर और तम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एवं कर्ता के कारक अनुसार रूप बनेगा। तो कर्ता का कारक, अब कर्ता कौन हो गया, नूतन और सीता हो गई, से अधिक सुंदर है, तो नूतन सीतायाः चतुरतरः, अधिक सुंदर, अधिक चतुर, सॉरी, अधिक चतुर कौन है, नूतन, तो नूतन आया, सीतायाः आया, चतुराः आया, सीतायाः, से वाला जो रूप है, से का जो कारक है वो कौन सा कारक आएगा यहाँ पर, उसके हिसाब से इसका रूप चलेगा। ऐसे ही यहाँ पर चलेगा। मोहन सोहन से बड़ा है, मोहना सोहना ज्येष्ठतरा अस्ति, ज्येष्ठतरा बड़ा। और ये वाला जो से है इसको आप लोग बताइए कि मैंने आप लोगों को कारक पढ़ा है कि ये सीताया, आप लोगों ने रूप भी याद किए हैं, ये सोहना तो सीताया कौन सा विभक्ति का रूप है, ठीक है। ये एक वचन का रूप है, ये मैं बता देती हूँ आपको। विभक्ति कौन सी आएगी यहाँ पर, चतुर्थी विभक्ति आएगी कि सप्तमी विभक्ति आएगी, कौन सी विभक्ति आएगी यहाँ पर, षष्ठी विभक्ति आएगी, पंचमी आएगी, ये से आप लोगों को बताइए, तृतीय विभक्ति आएगी, ठीक है। तो नूतन सीताया चतुरतराः, अस्ति भी लगा सकते, नहीं भी लगा सकते, जैसे इसमें अस्ति लगाया, मैंने इसमें नहीं लगाया, तब भी ये सही है वाक्य। मोहन सोहन से बड़ा है, मोहना सोहना ज्येष्ठतरा अस्ति, जिससे जो बड़ा है उसमें कारक लगेगा, ठीक है। मोहन सोहन से बड़ा है तो सोहन में कारक लगा है, मोहन में नहीं लगेगा कारक, ठीक है। और ज्येष्ठतरा उसी के आगे लग जाएगा, सिंपल। और इस तरीके से ये वाक्य बन जाता है। नेक्स्ट है, आपको इसमें और समझने के लिए आप विशेषण वाला जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। हिंदी में आप शब्द के लिए भवत शब्द का प्रयोग होता है, जिसके रूप, भवत शब्द के रूप के लिए पुल्लिंग में भवान के हिसाब से रूप चलते हैं, स्त्रीलिंग में भवती के हिसाब से, और नपुंसकलिंग में भवत के हिसाब से रूप चलते हैं। यह शब्द मध्यम पुरुष का है, मध्यम पुरुष में तुम के लिए हम आप शब्द का भी प्रयोग करते हैं, फिर भी इसके साथ अन्य पुरुष की क्रिया ही लगाई जाती है। ये ध्यान रखने की बात है कि यह शब्द मध्यम पुरुष का है। जैसे इंग्लिश में तुम और आप के लिए कोई फ़र्क नहीं है, वी आर यूजिंग अ सेम वर्ड यू, ठीक। हिंदी में हम तुम बोलते हैं और आप बोलते हैं, दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में भी हम तुम के लिए त्वम बोल रहे हैं और आप के लिए बोल रहे हैं भवत शब्द। अब भवत शब्द, अब जैसे तुम के लिए तो मध्यम पुरुष के लिए जो अब हम तुम बोलते हैं तो उसमें कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है, ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग, एक सबके लिए एक ही चीज़ है, चाहे पुरुष की बात करो चाहे स्त्री की बात करो, हम तुम ही शब्द प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम आप की बात करते हैं संस्कृत में, तब वहाँ पर जेंडर का फिर से डिवाइडेशन हो गया, पुल्लिंग के लिए भवत, स्त्रीलिंग के लिए भवती और नपुंसकलिंग के लिए भवत। और क्रिया इसमें मध्यम पुरुष की यूज़ नहीं होगी, इसमें क्रिया अन्य पुरुष की यूज़ हो रही है। जैसे आप पढ़ते हैं, अब हम बोले तुम पढ़ते हो तो क्या आएगा, तुम एक वचन का त्वम पठसी। लेकिन अब यहाँ पे क्या आया है, आप पढ़ते हो भवान पठति, ठीक है, अन्य पुरुष एक वचन क्रिया। आप दोनों हंसते हो, भवन्तौ हसतः। आप सब कहाँ रहते हैं, भवन्तः कुत्र गच्छन्ति। तो ये देखिए तीतः अन्ति, अन्य पुरुष के रूप यहाँ पर आए हुए हैं। भवान एक वचन, भवन्तौ द्विवचन, भवन्तः बहुवचन। आप लिखती हैं, भवती लिखति। आप दोनों नाचती हैं, भवत्यौ नृत्यः। आप सब गाती हैं, भवत्यः गायन्ति। तो इस तरीके से इसके रूप चलते हैं। अब अगर आपको रूप समझने कैसे चले, तो भगवत के जो पुल्लिंग के रूप हैं वो भगवत के हिसाब से, स्त्रीलिंग के नदी के हिसाब से, नपुंसकलिंग के जगत के, अगर आप रूप याद कर लेंगे तो वैसे ही रूप भगवत के भी आप बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आप है तो मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी, नहीं, इसमें अन्य पुरुष की ही क्रिया
आती है। ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं। इनको आप लिख लेना अपनी कॉपी में कि छोटे छोटे से वर्ड यहाँ वहाँ क्या कौन सब पहला आगे अंदर बाहर ये सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं नीचे कर रही हूँ स्क्रॉल इसको, जिससे कि आप सभी वर्ड शब्द लिख सकें। कंप्लीट हो जाएगा बस। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसमें मैंने सारे वर्ड्स छोटे छोटे जितने मुझे समझ में आए आप लोग, बाकी धातुओं के आप लिख लीजिएगा, धातुओं ज़रूर याद करिएगा, वर्ब आपको पता होने चाहिए। तो ये इस तरीके से अनुवाद के सामान्य नियम हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैंने सिलेक्टेड ही, बहुत नियम तो बहुत सारे हैं पर जो आप लोगों के काम के हैं, जो बहुत कॉमनली मिस्टेक किए जाते हैं बच्चों से, बहुत बार इनका यूज़ शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य करने के लिए आता है, तो इसीलिए मैंने इन नियम को आप लोगों के लिए बताने के लिए ये वीडियो बनाया है। मुझे लगा कि आप लोगों को ये ज़रूर से पता होना चाहिए, तो ये आप नियम बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, जिससे कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में कारक स्टार्ट करेंगे। प्रथम कारक पढ़ेंगे और उसके वाक्यों की एक्सरसाइज भी साथ साथ में करेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ट्रांसलेशन, देखिए ट्रांसलेशन किसी भी लैंग्वेज का एकदम नहीं आता है, कहीं पर भी कोई भाषा आपको सीखनी हो तो आपको समय लगता ही लगता है, ये बहुत जल्दी सीखने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये प्रैक्टिस से ही आती हैं। लेकिन अब चूँकि हमको इतना लिखना पड़ना है कि हम अच्छे से मार्क्स लेके आए, पास हो जाएं अपने, और आगे भी इनका यूज कर सकें, तो उसके लिए यही है कि आप अच्छे से इसको समझें। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी आ रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं अपने लेवल पर अच्छे से अच्छा आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई और चीज़ मुझे मिस हो रही है, कोई और चीज़ मुझे ऐड करनी चाहिए, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।